वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रिमेन्स ऑफ द डे बाय काजो इशिगुरो। एक नावल है, काजो इशिगुरो ने लिखा है इंग्लिश में। पहले समरी देख लेते हैं इसकी। The remains of the day is told in the first person narration of an English butler named Stevens. In July 1956, Stevens decides to take a 6-day road trip to the West Country of England, a region to the west of Darlington Hall, the house in which Stevens resides and has worked as a butler for 34 years. Though the house was previously owned by the now deceased Lord Darlington, by 1956 it has become under the ownership of Mr. Faraday, an American gentleman. Stevens likes Mr. Faraday but fails to interact with him socially. Stevens is a circumspect, serious person and is not comfortable joking around in the manner Mr. Faraday prefers. Stevens termed this skill of casual conversation bantering several times throughout the novel. Stevens proclaims his desire to improve his bartending skill so that he can better please his current employer. तो द रिमेन्स ऑफ द डे जो है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। फर्स्ट पर्सन यानी आई का यूज़ करके जो है इसमें लिखा गया है। और ये कौन सुना रहा है, नरेट कौन कर रहा है कहानी, ये सुना रहा है एक इंग्लिश बटलर है। बटलर का मतलब होता है एक सॉर्ट ऑफ एक सर्वेंट, एक नौकर ऐसा जो कि घर का जो कि लगभग सारा काम करे, और लेकिन बड़े ही वेल ट्रेंड होते हैं ये। और साथ ही साथ इनकी जो कन्वर्जेशन स्किल्स होती है, जो सोशल स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होती हैं, और प्लस ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। तो इस नावल के अंदर 1956 का ईयर जो है दिखाया गया है, जुलाई का जो है महीना दिखाया गया है। और उसमें स्टीवंस कहता है कि मैंने जो है 6 दिन की जो है एक रोड ट्रिप ली, छुट्टी ली, और मैं गया वेस्ट कंट्री में, वेस्ट की तरफ जो इंग्लैंड की वेस्ट वाली जगह है उस रीजन में गया। और मैंने जो है डार्लिंगटन हॉल में जो है लगभग 34 ईयर्स जो है वो काम किया। फिर वो बताता है कि ये जो डार्लिंगटन हॉल है, यानी जो ये बड़ा मेंशन या घर है, ये पहले लॉर्ड डार्लिंगटन का होता था, जो कि 1956 में जिनकी डेथ हो गई। और अब जो है इसका मालिक मिस्टर फराडे एक अमेरिकन बंदा है। और स्टीवंस कहता है कि खुद जो है मुझे ज़्यादा जो है वो मतलब कैजुअल बात करना, जोकिंग अराउंड करना जो है पसंद नहीं है, लेकिन जो मिस्टर फैराडे है जो अमेरिकन है उसको जो है ये चीज़ पसंद है कि बैंटरिंग यूज़ करना या इस तरीके की छोटी मतलब हल्की फुल्की बातें करना और कैजुअल बातें करना। द पर्पज ऑफ स्टीवंस रोड trip is to visit Miss Kenton, the former housekeeper of the Darlington Hall. Stevens has received a letter from Miss Kenton and believes that her letter hints that her marriage is falling and that she might like to return to her post as housekeeper. Ever since World War II has ended, it has been difficult to find enough people to staff large manor houses such as Darlington Hall. कहता है कि जो बताते हैं कि पर्पस जो है इसकी ट्रिप का, जो वेस्ट कंट्री में जा रहा है स्टीवन, वो ये है कि मिस कैंटर नाम की जो है एक हाउसकीपर जो है वो रहती थी, काम करती थी इसी डार्लिंगटन हॉल में। और उसका लेटर जो है इसको मिला है स्टीवंस को, और उस लेटर में उसको कोई हिंट मिली है कि शायद उसकी जो मैरिज है, जिस मैरिज के लिए उसने जो है वो डार्लिंगटन हॉल छोड़ा था, वो शायद फॉलिंग अपार्ट यानी टूट रही है कुछ ऐसा। और वो शायद वापस एज अ हाउस कीपर जो है वो आना चाहती है डार्लिंगटन हॉल में। और स्टीवन जो है इस बात पे खुश है, क्योंकि इतने बड़े हॉल या मैनर हाउस में, इतने बड़े मैंशन में जो है, इतने बड़े महल टाइप घर में जो है जितने भी बंदे हों काम करने वाले वो उतने कम हैं।
Much of the narrative is comprised of Stephen's memories of his work as a butler during and just after World War II. He describes the large, elaborate dinner parties and elegant, prominent personages who come to dine and stay at Darlington Hall in those times. It is gradually revealed, largely through other characters' interactions with Stevens rather than his own admission, that Lord Darlington, due to his mistaken impression of the German agenda prior to World War II, sympathized with the Nazis. Arlington even arranged and hosted dinner parties between the German and the British heads of the state to help both sides come to a peaceful understanding. Stevens always maintained that Lord Darlington was a perfect gentleman and that it is a shame his reputation has been soiled simply because he misunderstood the Nazis' true aims. अब कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो ये नरेशन है इसका कहानी का, वो स्टीवंस की मेमोरीज़ का है, यानी स्टीवंस अपनी जो है वो कोई याद करता है पुरानी, तो वही जो है हमें पढ़ने को मिल रही है। और वो उसमें वो बताता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो जो है काम करता था जब एज ए बटलर, तो क्या क्या उसको करना पड़ा। और उसने वो बताता है, डिस्क्राइब करता है बड़ी बड़ी पार्टीज़ को कि कैसे जो है उस डार्लिंगटन हॉल में बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं दी जाती थी, और कैसे जो है, और दूसरे जो करेक्टर्स हैं इस नावल के, उन करेक्टर्स से पता चलता है इंटरेक्ट करते हुए स्टीवंस के साथ कि जो लॉर्ड डार्लिंगटन है वो एक्चुअली नाजी सिंपथाइज़र था। और बेसिकली और इसकी रीज़न ये है कि नाजीज़ का ट्रू मोटिव जो है वो लॉर्ड डार्लिंगटन जो है वो समझ नहीं पाए, और इसलिए कई बार जो है वो उन्होंने डिनर होस्ट किया है जर्मन और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में, हेड ऑफ द स्टेट के बीच में, ताकि आपस में जो है वो सुलह हो जाए इनकी। और स्टीवंस कहता है कि ये बड़ी शेम वाली बात है कि इतना अच्छा जेंटलमैन, इतना परफेक्ट जेंटलमैन जो डार्लिंगटन था, उसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो गई इस वजह से कि वो नाजीज़ के ट्रू एम को समझ नहीं पाए, यानी जो हिटलर वाले नाजी थे जर्मन के, उनको। ड्यूरिंग द ट्रिप, Stevens also recounts stories of his contemporaries butler in other houses with whom he struck up friendships. Stevens' most notable relationship by far, however, is his long-term working relationship with Miss Canton. Though Stevens never says so outright, it appears that he harbors repressed romantic feelings for Miss Canton. Despite the fact that the two frequently disagree over various household affairs when they work together, the disagreements are childish in nature and mainly serve to illustrate the fact that the two care for each other. At the end of the novel, Miss Kenton admits to Stevens that her life may have turned out better if she had married him. After hearing these words, Stevens is extremely upset. However, he does not tell Miss Kenton, whose married name is Mrs. Ben, how he feels. Stevens and Miss Canton part and Stevens returns to Darlington Hall, his only new resolve being to perfect the art of bantering to please his new employer. अब ये जो ट्रिप जो है इसने ली वेस्ट कंट्री, इस ट्रिप के दौरान जो है वो पुरानी कहानियाँ जो है वो याद करता है, सुनाता है, रिकाउंट करता है, ख़ास तौर पे जो दूसरे घरों में जो बटलर्स रहते थे दूसरे घरों के, उनके साथ इनके रिलेशनशिप के बारे में अपने बताता है वो। ख़ास तौर पे जो उसका रिलेशनशिप था किसके साथ, मिस कैंटन के साथ, जो कि लॉर्ड ये डार्लिंगटन के हाउस में थी और जिसको ये मिलने गया है। हालांकि स्टीवन जो है कभी इस बात को कहता नहीं है, एडमिट नहीं करता है, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि उसके दिल में जो है रोमांटिक फीलिंग्स है मिस कैंटन के लिए। हालांकि ये दोनों जो है जब ये काम करते थे डार्लिंगटन हॉल में, तो ये दोनों जो है डिसएग्री करते थे बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी ये ऐसा लगता था जैसे कि दो बच्चों के बीच में चाइल्डिश जो है वो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और ऐसा फील होता है ये पढ़ के कि ये दोनों एक दूसरे के लिए केयर करते थे। एंड पे आगे नावल में मिस कैंटन जो है वो बता देती है स्टीवंस को ये बात कि अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी करती, अगर मैं तुमसे शादी की होती तो शायद मेरी लाइफ जो है बेहतर होती। ये सुनने के बाद स्टीवन जो है वो बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये बात सुननी पसंद नहीं आती, लेकिन वो मिस कैंटन को ये बात नहीं बताता, जिसका मिस कैंटन का जो नाम है मतलब शादी के बाद वो है मिसेस बेन, जो उनके हस्बैंड का नाम है बेन।
स्टीवंस और मिस कैंटन जो हैं ये क्या करते हैं, फिर लास्ट में एक दूसरे से पार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। स्टीवन जो है वो डार्लिंगटन हॉल में चला जाता है वापस, और वहाँ वो दोबारा से कोशिश करता है अपनी बैंटरिंग के आर्ट को, यानी कैजुअल बात करने के तरीके को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करता है अपने न्यू एम्प्लॉयर के लिए, ताकि वो खुश हो सके। ऑथर के बारे में देख लेते हैं। सर काजू इशिगुरो, सर इनके साथ लगा है, इसका मतलब ये है कि इनको जो है वो नाइटहुड जो है वो मिला है फ्रॉम द क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड। ही बॉर्न ऑन 8 नवंबर 1954, इज़ एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। ये जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इंग्लिश है, यानी अंग्रेज यानी ब्रिटिश में पैदा होने वाले या इंग्लैंड के जो है सिटीज़न हैं। स्क्रीन राइटर भी हैं, म्यूजिशियन हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। He is one of the most critically acclaimed contemporary fiction authors writing in English, having been awarded several major literary prizes, including the 2017 Nobel Prize in Literature. ये जो है कंटेम्प्रेरी फिक्शन जो है ऑथर्स लिखने वाले ऑथर्स में से एक है। मैंने आजकल के टाइम पे जो फिक्शन लिखते हैं उनके, और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2017 2017। इशिगुरो इज नोन फॉर क्रिएटिंग introspective and emotionally restrained characters. His work often deals with unreliable memory, repressed emotions, and the quiet devastation of missed opportunities. इशिगुरो जो है, इनके ज़्यादातर जो करेक्टर्स हैं वो इमोशनली रिस्ट्रेंड होते हैं, यानी वो अपने इमोशन को ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव यानी बार बार वो अपने आप से सवाल करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इनके जो वर्क्स हैं उनमें ऑफन जो है रिप्रेस्ड इमोशंस दिखाए गए हैं, दबे हुए इमोशंस, यानी बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं कि जिनको वो कैरेक्टर्स बयान नहीं करते। जैसे कि हमने देखा स्टीवंस केस में कि स्टीवन हालांकि केयर करता है मिस कैंटन के लिए, लेकिन वो बताता नहीं, हालांकि उसको बता भी देती है। और क्वाइट डिवास्टेशन ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और जो बंदा लाइफ में मौके खोता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, उनकी जो है वो डिवास्टेशन भी जो है इनके वर्क में मिलती है। द रिमेन्स ऑफ द डे अलाइंस विद दीज रिकरिंग थीम, शो केसिंग हिज मास्टरी ऑफ सटल इमोशनल स्टोरी टेलिंग। द रिमेन्स ऑफ द डे जो ये वर्क हम पढ़ रहे हैं, ये भी इन्हीं थीम्स, यही थीम्स इसके अंदर बार बार आती हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि जो इनकी मास्टरी है इमोशनल स्टोरी टेलिंग, यानी सटल तरीके से जो ये इमोशनल वे में जो है वो कहानी को सुनाते हैं, वो हमें यहाँ दिखती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटेन saw the decline of the aristocracy and traditional class roles. वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद जो है जो अरिस्टोक्रेसी थी, नोबल्स जो थे, उनकी जो है आस्ता आस्ता डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो जाता है। द नॉवल रिफ्लेक्ट द सोसाइटल शिफ्ट टुवर्ड थ्रू स्टीवंस हुज लॉयल्टी टू द ओल्ड ऑर्डर रेंडर्स हिम ऑब्सोलीट। और अब क्या है कि क्योंकि ज़्यादा मॉडर्निटी का दौर आ गया, और लोगों ने जो है ये नोबल वाले तरीके जो हैं, ये बड़े बड़े मैंशन में जो रहना जो है वो आस्ता आस्ता छोड़ रहे हैं। तो इस केस में जो ये स्टीवन जो कि बटलर है, जो कि पुराने तरीकों से ट्रेंड है, वो अब ऑब्सोलीट हो रहा है, यानी अब उसका यहाँ कोई सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस इस टाइम में नहीं रहा। द नॉवल ऑल्सो certainly critiques how the British elite enabled fascism, showing how political blindness can have ethical consequences. ये नावल ये भी दिखाता है कि क्रिटिक करता है, यानी तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म करता है ब्रिटिश एलीट पे कि कैसे वो उनमें फाशिज्म आ गया कि एक ही नस्ल का या एक ही टाइप के जो लोग हैं उन्हीं की जो है वो रूल होना चाहिए, वही एक कंट्री में रहें, ये सारी चीज़ें, और कैसे उनके अंदर जो है वो पॉलिटिकल ब्लाइंडनेस आ गई। प्लॉट ओवरव्यू में देखें तो ऑन द सरफेस इट इज़ क्वाइट अ रोड ट्रिप, बट इमोशनली इट इज़ अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ वन जस्टिफाइज द लाइफ ऑफ सर्विस एंड what that service cost. The trip to see Miss Kenton is symbolic, a journey into the past, into suppressed desires and unacknowledged failures. कहते हैं कि सरफेस पे तो ऊपर ऊपर से देखें तो ये एक सिर्फ रोड ट्रिप दिखती है हमें, लेकिन अगर उसको डीपली हम अंडरस्टैंड करें तो ये इमोशनल जो है एक्सप्लोरेशन है, और एक्सप्लोर करती है कि कैसे
इंसान जो है वो जस्टिफाई करता है कि मैंने ज़िंदगी में जो काम किया वो कैसे किया और उससे उसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी। जो मिस कैंटन की तरफ जो ट्रिप इसने ली वो एक सिंबॉलिक है। ये एक्चुअली इशारा करती है एक ऐसे सफ़र को जो इंसान लेता है अपने पास्ट में, यानी जब वो पास्ट के बारे में सोचता है और कैसे जो है एक इंसान जो है अपनी डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चाहत को जो है वो सप्रेस करता है और कैसे उसने उसके फेलियर्स जो है वो कौन से लाइफ में है। इन सब चीज़ों ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस में स्टीवन जो है, स्टीवंस हमने इसके बारे में पढ़ भी लिया में समरी में भी। तो ये अनरिलायबल नरेटर है जो कि इम्पॉर्टेंट थीम है या इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है काजू इशिगुरो की वर्क की, कि उनके जितने भी जो नरेटर होते हैं वो ज़्यादातर अनरिलायबल होते हैं, यानी उन पर हम यकीन नहीं कर सकते। ही इज़ सेल्फ इमेज एज अ, तो अनरिलायबल करेक्टर है ये, यानी इस पे हम यकीन नहीं कर सकते। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, यानी कभी कोई बात फैक्ट बताता है फिर उसके बाद वापस रिट्रैक्ट कर लेता है। इसकी एक सेल्फ इमेज है ग्रेट बटलर की, और उस वजह से जो है ये अपने आप को बड़ा बटलर समझता है, तो इसलिए इमोशनल जो है वो ज़्यादा अपने इमोशंस शो नहीं करता। इमोशनली डिस्टेंट है, यानी इमोशनल तरीके से बड़े दूर है लोगों के साथ, कोल्ड है। हिज प्राइड इन हिज प्रोफेशनल डिग्निटी इज़ हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड डीपेस्ट फ्लॉ। और जो उसको प्राइड जो है फील होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक बड़ा तगड़ा जो है बटलर हूँ, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और उसका सबसे बड़ा फ्लॉ भी है, सबसे बड़ी कमी भी है। उसके बाद आते हैं मिस कैंटन। मिस कैंटन जो कि शादी के बाद मिसेस बेन बन गई हैं। ये जो है सिंबलाइज करती हैं कि अगर क्या हो कि स्टीवंस के साथ क्या हो सकता था लाइफ में अगर वो थोड़ा सा आउटस्पोकन होता, वार्म होता। और ये बताती हैं, ये खुद भी जो है वार्म हैं और आउटस्पोकन हैं, यानी ये स्टीवंस की तरह लोगों के साथ कोल्ड नहीं है, इमोशनली डिस्टेंट नहीं है, और आउटस्पोकन है, यानी बिल्कुल मुंह पे जो है वो बात कह देती हैं और चैलेंज करती हैं स्टीवंस के इमोशनल रिप्रेशन को। उसके बाद लॉर्ड डार्लिंगटन जो है वेल मीनिंग एंड डेंजरसली नाइव अरिस्टोक्रेट, इनके बारे में जो है हम पढ़ते हैं नावल के अंदर के बड़े अच्छे थे, हम हमेशा हर चीज़ को जो है वो अच्छी नीयत से करते थे, लेकिन बड़े नाइव थे, यानी इनको जो है वो बड़े मासूम और बड़े सादे से बंदे थे, बड़े मासूम थे, इनको ज़्यादातर चीज़ों के बारे में पता नहीं होता था। हिज डाउनफॉल हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म एंड मॉरल डिटैचमेंट। और इनका जो डाउनफॉल जो है वो हमें दिखाता है कि कैसे जो है मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म, यानी ऐसा ऐसा आइडियलिज्म जहाँ मतलब ज़रूर तो ना हो, वहाँ अगर आइडियलिज्म आप दिखाओ तो उसका क्या नुकसान हो सकते हैं वो यहाँ हम देखते हैं। मेजर थीम्स जो हैं इसकी, वो सबसे पहले है डिग्निटी एंड ड्यूटी। डिग्निटी जो है हमें स्टीवंस में दिखती है कि एक तो ड्यूटी तो है ही है, साथ में डिग्निटी भी जो है दिखती है। स्टीवन आइडेंटिफाइज हिज आइडेंटिटी थ्रू हिज रोल टू द एक्सकल्शन ऑफ एवरीथिंग एल्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टीवंस के लिए क्या है, वो उसकी अपनी ड्यूटी है, अपना काम है। हिज प्राइड इज इन डिग्निटी इज चैलेंज्ड एज ही रियलाइज दैट ड्यूटी अलोन डज नॉट जस्टिफाई कॉम्प्लिसिटी इन इमोरल एक्शंस। और उसकी जो ये डिग्निटी है वो चैलेंज होती है किस बात से, कि सिर्फ ड्यूटी करना ही जो है वो काफ़ी नहीं है, कि कोई ये कहे कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई हालांकि मैंने इमोरल एक्ट किया, गलत काम किया, लेकिन मेरी वो ड्यूटी थी, इस चीज़ से इसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते। फिर मेमोरी एंड रिग्रेट, वो भी हम देखते हैं कि ये जो है वो पुरानी बातें जो है वो याद करता है, मेमोरी की, ये स्टीवंस खास तौर पे और मिस कैंटन। तो ये नावल जो है एक्सप्लोर करता है मेमोरी का, कि मेमोरी जो है कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे वो कंस्ट्रक्ट करती है आइडेंटिटी को। उसके बाद है रिप्रेशन। रिप्रेशन में भी हम देखते हैं कि ये जो है कैसे स्टीवन जो है वो अपने इसको इमोशन को जो है रिप्रेस करता है, हालांकि वो लाइक करता है किसको, मिस कैंटन को, लेकिन वो बताता कभी नहीं है। इमोशनल रिप्रेशन इज़ नॉट ओनली पर्सनल, इट्स कल्चरली एम्बेडेड इन इंग्लिश आइडियल ऑफ द जेंटलमैन। और ये खाली सिर्फ स्टीवंस के केस में नहीं है, यहाँ जो इशिगुरो हैं वो इसके थ्रू जो जनरल जेंटलमैन है इंग्लैंड का, इंग्लिश कल्चर का, उसके अंदर जो रिप्रेशन है इमोशंस की, यानी वो अपनी इमोशंस को जो है वो शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता, वो जो है वो दिखाते हैं इशिगुरो यहाँ पे। स्टीवंस इनएबिलिटी टू एक्ट ऑन हिज ओन फीलिंग्स
to Miss Canton become a symbol of missed human connection. और मिस कैंटन को जो है ये अपनी फीलिंग जब नहीं बताता है तो यहाँ से हमें दिखता है कि कैसे इसने कनेक्शन जो है वो ह्यूमन कनेक्शन खोया। उसके बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी स्टीफन को जो है फील होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टीवन्स रिफ्यूजल टू क्वेश्चन लॉर्ड डार्लिंगटन्स पॉलिटिकल चॉइसेस इज अ कमेंट्री ऑन मॉरल पैसिविटी, कि कैसे जो है स्टीवन जो है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि जो लॉर्ड डार्लिंगटन कर रहे हैं वो सही है, मॉरल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि स्टीवन जो है वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं थे मॉरल उसमें। इशिगुरो शोज दैट फॉलिंग फेलिंग टू एक्ट और हाइडिंग बिहाइंड जस्ट डूइंग वंस जॉब कैरीज इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इशिगुरो यहाँ दिखाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मैं जो है वो अपना काम कर रहा था, अपना जॉब कर रहा था, तो इसके पीछे अगर वो कोई इमोरल एक्ट करता है, अनइथिकल एक्ट करता है, तो उसके बहुत ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद है लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक्स। नरेटिव स्ट्रक्चर्स का क्या है? टोल्ड, जो हमने शुरू में पढ़ा, टोल्ड थ्रू रिट्रोस्पेक्टिव फर्स्ट पर्सन नरेशन। द स्टोरी इज फिल्टर्ड थ्रू स्टीवनसन्स बाइसेस, यानी स्टीवंस को कौन सी चीज़ सही लगती है, गलत लगती है, उसके थ्रू हमें दिखता है, उसी के थ्रू जो है हमें ये कहानी जो है सुनाई गई है। द नॉन लीनियर टाइम लाइन मिरर्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरी सरफेसिंग। और ये जो नॉन लीनियर टाइम लाइन है, यानी कभी जो है वो पास्ट की बात आ जाती है, कभी फ्यूचर की बात आ जाती है, तो सीधा एक लाइन में नहीं चल रहा है। तो इससे जो है ये क्या दिखाता है, ये मिरर करता है, ये अक्कासी है किसकी? रिप्रेस्ड मेमोरीज की। टोन एंड लैंग्वेज इसकी जो है फॉर्मल एंड रिस्ट्रेंड, मिमिकिंग स्टीवंस पर्सनैलिटी। इसकी जो टोन है वो फॉर्मल है, लेकिन साथ ही साथ ये मिमिक करती है, यानी उसको कॉपी करती है किसको? स्टीवंस की पर्सनैलिटी को। सिंबलिज्म क्या है कि वो जो रोड ट्रिप है वो सिंबलाइज करता है जर्नी थ्रू पास्ट, जर्नी थ्रू डिनायल एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन। ये जो है हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस क्या है? स्टीवनसन्स ट्रेजेडी इज क्वाइट एंड स्लो बर्निंग। He never explicitly says, I regret my life. Instead, we feel the weight of that regret in what's unsaid. और हालांकि जो है ये स्टीवंस बताता नहीं है क्योंकि वो बड़ा क्वाइट है, लेकिन जो उसके साथ जो ट्रेजेडी हो रही है बड़ी ही स्लो है, और वो कभी नहीं कहता कि मैं अपनी लाइफ को रिग्रेट करता हूँ, लेकिन हमें फिर भी समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ इसमें जो नहीं कही गई है, अनसेट है, वो भी हमें समझ आ जाती है। इशिगुरो क्रिएट्स अ डीप साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन हु डिवोटेड हिज लाइफ टू अ cause that ultimately failed him, and by the time he realizes it, it's too late to change. यहाँ पे इशिगुरो जो है वो एक ऐसा पोर्ट्रेट, ऐसी तस्वीर बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल तस्वीर बना रहे हैं, नफ्सियाती जो साइकोलॉजिकल तरीके से स्टीवंस की। और जो वो ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एक एक काज के लिए, काम के लिए, यानी बीइंग अ बटलर, लेकिन लास्ट में वो लक्ष्य को फील होता है कि मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि जो है मैं मॉरली जो है वो ठीक नहीं था, मॉरली जो है मैं डार्लिंगटन को ठीक नहीं रख सका, या मैंने उसको जो है क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और वो अब रियलाइज़ करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चेंज नहीं कर सकता। स्टीवंस एज अ ट्रेजिक हीरो, स्टीवंस फिट्स द मॉडल ऑफ अ मॉडर्न ट्रेजिक हीरो। आज के टाइम का जो मॉडर्न ट्रेजिक हीरो है उसके लिए स्टीवन बिल्कुल फिट है। नोबल उसकी इंटेंशंस हैं, नीयत बिल्कुल सही है, अच्छी हैं, ड्यूटी है उसके अंदर, प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां ऐसी हैं जिसकी वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो ट्रेजेडी बेसिकली क्या होती है कि जिसमें हीरो जो होता है वो अपनी किसी कमी की वजह से, या उसके साथ बुरा होता है, या किसी और मिसफॉर्चून की वजह से, लेकिन ज़्यादातर अपनी कमी की वजह से जब उसके साथ बुरा होता है तो वो ट्रेजेडी हम उसको कहते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फेटल फ्लॉ है, जो सबसे बड़ी कमी है, वो क्या है? इमोशनल रिप्रेशन, ब्लाइंड लॉयल्टी। एक तो है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, प्लस वो आंखें बंद करके लॉयल है, यानी ब्लाइंड लॉयल है, यानी वो डार्लिंगटन का और अपने दूसरे जो मालिक थे उसका इतना जो है लॉयल है, वफादार है, कि वो सही करें गलत करें इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रैजिक डाउनफॉल होता है इसका, यानी पहले तो वो बड़ा प्राइडफुल फील करता है, बड़ा फ़ख्र फील करता है, लेकिन लास्ट में जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत गलत भी किया,
तो अब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. हिज ट्रेजेडी लाइज नॉट इन द ड्रामेटिक डाउनफॉल बट इन द क्वाइट इरोजन ऑफ अ पर्सनल जॉय एंड कनेक्शन. और इसकी जो ट्रेजेडी है वो ये नहीं है कि उसका डाउनफॉल आया उसमें हमें दिखती है, इसके ज़्यादा जो ट्रेजेडी इसकी हमें दिखती है वो दिखती है कि जब उसका अपना जॉय, अपनी खुशी जो ख़त्म हो जाती है, यानी अपने काम को लेकर वो इतना खुश था कि मैं एक बटलर हूँ, वो चीज़ जब ख़त्म हो जाती है और उसका कनेक्शन, तो वो उसके लिए ट्रेजेडी. पोस्ट कॉलोनियल एंड क्लास क्रिटिक इसके अंदर हमें मिलता है. पोस्ट कॉलोनियल होता है कि जब कॉलोनीज़ ख़त्म होने के बाद जो है, या कॉलोनीज़ जिन जिन कंट्रीज़ की थी, जैसे ब्रिटेन की थी या फ्रांस की थी, जब इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ को जो है जिसमें इनकी हुकूमत थी उनको छोड़ा, तो उसके बाद के टाइम को पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं. द नॉवल क्रिटिक्स ब्रिटिश इम्पीरियल नॉस्टैल्जिया एंड द फेडिंग अरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर. अब जब तक तो ये सब पे हुकूमत करते थे तब तक तो इनके पास अरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर बड़ा तगड़ा था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने वापस जो है वो आए, वहाँ की दूसरी कंट्रीज़ को छोड़ दिया, तो अब जो है इनकी अरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर जो है वो अब गिर रहा है, और उसका नॉस्टैल्जिया हमें यहाँ देखने को मिलता है, यानी उसकी जो एक पुरानी याद है वो हमें देखने को मिलती है. Stevens's servitude reflects the rigid British class system where one social position dictates self-worth. स्टीवंस का जो ये सर्विट्यूड है, यानी जो ये सर्व करता है, ये जो काम करता है सर्वेंट या बटलर, ये बताता है कि ब्रिटिश क्लास सिस्टम जो है कितना रिजिड है, कितना सख्त है, कितना सॉलिड है. यानी उसमें बंदा जो है वो उसको अपने क्लास के हिसाब से ही बिहेव करना पड़ता है, ये हमें देखने को मिलता है. साथ ही साथ हमें जेंडर और इमोशनल लेबर भी मिलती है. मिस कैंटन के थ्रू जो है हमें ये देखने को मिलता है, वहाँ पे भी वो सप्रेस्ड है, फीमेल, वो फीमेल एजेंसी. ठीक है. उसके बाद कंसेप्ट ऑफ बैनलिटी ऑफ इवल यहाँ हमें दिखती है. इंस्पायर्ड बाई हैना अरेंडेंट्स आइडिया, evil can occur when ordinary people simply follow orders. यानी एक थ्योरी है या आइडियोलॉजी है हैना अरेंड्स की, और वो कहते हैं कि बुराई तब होती है, ईवल तब होता है जब ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग हैं, वो सिंपल फॉलो करते हैं ऑर्डर को सिंपली. यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी बड़े आदमी ने जो है, या मान लो किसी बड़े आर्मी ऑफिसर ने किसी छोटे आर्मी ऑफिसर को कहा कि भाई इस बंदे को जो है मार दो, हालांकि वो इनोसेंट है, तो वो जब सिंपली उसका ऑर्डर फॉलो करेगा, तो इसी से जो है वो बुराई जो है वो सोसाइटी में आती है, ये कहती हैं हैना. नरेटिव आयरनी एंड रीडर एंगेजमेंट इसके अंदर जो है नरेटिव आयरनी हमें दिखती है. इशिगुरु यूजेस ड्रामेटिक आयरनी, द रीडर ऑफन सीज द ट्रूथ बिफोर स्टीवन डस. कि रीडर को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, स्टीवन को पता नहीं होता, ये इसकी नरेटिव आयरनी है. मेटाफर जो है वो जो यूज़ हुए हैं यहाँ पे वो है क्लोज डोर, जब दरवाज़ा बंद है तो वो रिप्रेशन को दिखाता है. फॉगी लैंडस्केप, यानी जब फॉग है, धुंध छाई हुई है, तो वो ब्लड मेमोरी को जो है वो शो की तरफ इशारा करता है, उसका मेटाफर है. क्लॉक या आवाज़ जो है वो किसका मेटाफर है, टाइम का, और कैसे टाइम गुजर रहा है, हाथ से जा रहा है. एम्प्टी टेबल और चेयर जो है वो एब्सेंस शो करता है कि किसी के ना होने की. थैंक यू.